आज हम एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में हुआ। कलाम का पूर्वज काफ़ी अमीर था, जिनके पास काफ़ी एकड़ ज़मीनें और कई नावें थीं। कलाम के पिता नाव चालक थे, जो लोगों को धनुषकोडी से रामेश्वरम, रामेश्वरम से धनुषकोडी लाया ले जाया करते थे। कलाम के जन्म तक उनका परिवार पूरी तरह से गरीब हो चुका था, क्योंकि उनके पिता का नाव का व्यवसाय पम्बन पुल बनने के कारण समाप्त हो गया था। लोग नाव की बजाय पुल का इस्तेमाल करने लगे। कलाम छोटी उम्र में ही अखबार बेचने जाया करते थे, अपने परिवार की गरीबी के कारण। कलाम ने अखबार बेचने के साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा। अपनी पढ़ाई में उन्होंने किसी तरह की भी कोई कमी नहीं आने दी। कलाम और राम दोनों एक अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा विद्यालय में पहली बेंच पर एक साथ बैठा करते थे। एक रोज़ नए अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। वह काफ़ी दिखने में गुस्सेल लग रहे थे। वह पूरी कक्षा में हाथ पर बेंत ठकठकाते हुए घूमे। उनकी नज़र जब कलाम पर पड़ी, जिसने कि सफ़ेद टोपी पहनी थी, तो उन्होंने उसे बहुत डांटा, क्योंकि वह एक पुरोहित के बेटे के साथ बैठा था। उन्होंने खूब उसे डांट फटकार लगाई और उसे पिछली बेंच पर जाने के लिए कहा। कलाम सर झुकाकर चुपचाप पिछली बेंच पर जा बैठे। कलाम बहुत निराश हुए, राम भी बहुत उदास हो गए। विद्यालय खत्म होने पर दोनों खूब रोए। उन्हें लगता था कि अब उनकी दोस्ती कभी कायम नहीं रह पाएगी। दोनों जब रोते रोते अपने घर पहुंचे तो कलाम के पिता उनसे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ। कलाम ने सारा किस्सा जब अपने पिता को बताया तो वे बहुत उदास हुए। इसी तरह राम जब रोते हुए अपने घर पहुंचे तो उनके पिता यानी मुख्य पुरोहित ने जब उनसे यही सवाल पूछा तो उन्होंने भी ये दास्तां सुनाई। अगले दिन सुबह जब राम कलाम के घर पहुंचे और उनसे ये कहा कि तुम्हें मेरे पापा ने बुलाया है, कलाम बहुत डर गए। उनको लगा उन्हें और भी अब डांट पड़ेगी। कलाम डरते डरते जब राम के घर पहुंचे तो वहाँ उन्होंने नए अध्यापक को देखकर और घबरा गए। कलाम ने जब दोनों राम के पिता और नए अध्यापक को देखा तो वो अंदर से पूरी तरह सहम चुके थे। जब वे उनके पास पहुँचे तो मुख्य पुरोहित यानी राम के पिता ने अध्यापक को खूब डांट फटकार लगाई और कलाम से माफ़ी मांगने को कहा। कलाम से जब उन्होंने माफ़ी मांगने को कहा तो कलाम ने ये विश्वास भी नहीं हुआ कि वह अध्यापक उससे माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हैं। कलाम अंदर ही अंदर बहुत खुश थे। फिर नए अध्यापक ने कलाम से माफ़ी मांगी। नए अध्यापक ने जब कलाम से माफ़ी मांगी तो कलाम अंदर ही अंदर बहुत खुश थे और राम के पिता ने उन्हें स्कूल से पढ़ाने के लिए हक छीन लिया था। जब उन्हें लगा कि अध्यापक सचमुच निराश हैं तो उन्होंने विद्यालय में पढ़ाई जारी रखने को कहा। फिर हमेशा की तरह राम और कलाम एक साथ बैठे। स्कूल बीतता गया। फिर कलाम कक्षा में 5वीं कक्षा में अव्वल आए। कलाम अपनी शिक्षा जारी रखना चाहते थे, लेकिन अपने घर की परिस्थितियों के कारण कलाम ये बात अपने घर वालों को नहीं कह पा रहे थे। एक दिन कलाम ने जब ये बात अपने घर वालों से कहना चाहा तो वह फिर चुप हो गए और वापस मुँह लटकाकर अपने कमरे में जा लौटे। लेकिन ये उनके माता पिता इस बात को महसूस कर रहे थे कि कलाम और भी पढ़ना चाहते हैं। कलाम अपनी घर की परिस्थितियों को, आर्थिक परिस्थितियों को जानते थे। परंतु कुछ समय बाद जब उनके पिता उनके पास आए और इस विषय में कहा कि मैं जानता हूँ बेटा कि तुम अभी और पढ़ना चाहते हो, तो कलाम निराश थे। लेकिन जब उनके पिता ने ये कहा कि तुम आगे की पढ़ाई अभी जारी रखोगे, हम पैसों की बंदोबस्त कर लेंगे, कलाम बहुत खुश हुए और कलाम तालाब किनारे जा बैठे। कलाम को उड़ते हुए पंछी देखना बहुत पसंद था।
कलाम भी उन पंछियों की तरह उड़ना चाहते थे। कलाम भी चाहते थे कि वह उन पंछियों की तरह खुले आसमान में ऊंचाइयों पर उड़ें। कलाम को उन पंछियों में अपना लक्ष्य दिखाई देने लगा। कुछ समय बाद उनके बड़े भाई ने उनका दाखिला रामनाथपुरम के द श्वाब स्कूल में दाखिला करवाया, जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत था। वह शहर की भीड़ भाड़ वाले इलाकों में था। कलाम शहर से काफ़ी दूर रहते थे, इसलिए वह नया माहौल उन्हें बहुत अच्छा लगा। वह विद्यालय आजकल के विद्यालयों की तरह असुविधा से युक्त नहीं था। हमारे कई पीरियड किसी पेड़ के नीचे लगते। जब वह पीरियड हमारा ख़त्म हो जाता तो हमें किसी दूसरे पेड़ के नीचे जा बैठना पड़ता। कलाम ने अपने जूनियर स्कूल की तरह इस सेकेंडरी स्कूल में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करा। कलाम के सेकेंडरी स्कूल के एक अध्यापक ने तो ये भी कहा कि ये कलाम एक रोज़ हमारा और सारे विद्यालय का नाम रोशन करेगा। कलाम ने स्कॉलरशिप हासिल कर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। कलाम ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई काफ़ी बेहतर ढंग से करी और उसमें उन्होंने अपना काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। कलाम को कॉलेज में आखिरी प्रोजेक्ट दिया गया, जो कि उन्हें एक फाइटर विमान जेट को डिज़ाइन बनाना। उन्हें 4 साथियों के साथ ये काम करना था। जब अध्यापक ने उनके इस कार्य की प्रगति देखी तो वह काफ़ी निराश हुए। अध्यापक ने कलाम से कहा, कलाम, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। कलाम काफ़ी निराश और दुखी हुए। कलाम ने अध्यापक से कहा, अगर आप मुझे 1 महीने का वक्त दें तो मैं इससे आपको अच्छा बनाकर दिखाऊंगा। अध्यापक काफ़ी गुस्सा हुआ और उन्होंने तेज़ आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन का वक्त देता हूँ और मुझे तुम कार्य कर देना। कलाम ने सर झुकाते हुए हाँ कहा और वह घर लौट गए। कलाम ने इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए रात दिन एक कर कलाम सारे दिन लगे रहे, सारी रात लगे रहे। कलाम ने एक वक्त के लिए भी पलक नहीं झपकाया। कलाम ने सुबह भी कुछ मिनट के लिए आँख झपकाई। कलाम जब सुबह अपना काम कर रहे थे तो उन्हें महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई है। जब उन्होंने पलट कर देखा तो उनके वही अध्यापक थे जिन्होंने ये प्रोजेक्ट उन्हें दिया था। जब उन्होंने कलाम के प्रदर्शन देखा तो वह काफ़ी खुश हुए और कलाम को शाबाशी दी। इस तरह कलाम ने अपना यह काम भी काफ़ी अच्छे ढंग से कहा। अध्यापक ने कलाम से कहा, मैंने तुम्हें 3 दिन देकर तुम पर प्रेशर बनाया था ताकि तुम अच्छे से और जल्दी काम करके दिखाओ। मुझे मालूम था कि तुम कर सकते हो। कलाम ने इन सब बातों को सुनकर काफ़ी खुश हुए और उनकी ये थकान चंद मिनट में मिट गई। वह सारे दिन खुश रहे। कलाम की प्रगति दिन ब दिन होती गई। कलाम ने अपने विमान डिज़ाइन के सपने को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। कलाम को भारत सरकार द्वारा कई विमानों के निर्माण और मिसाइलों के लॉन्च के जिम्मेदारियां सौंपी गई। कलाम ने प्रोफेसर सतीश धवन की अध्यक्षता में SLB-3 का निर्माण करा अपनी टीम के साथ। कई वर्षों बाद SLB-3 के निर्माण के बाद लॉन्च का दिन आ गया। SLB-3 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करना था। SLB-3 को लॉन्च करने के 5 मिनट 17 सेकेंड 7 माइक्रोसेकेंड बाद सभी की आशा निराशा में बदल गई। सभी लोग उदास हो गए और वह SLB-3 समुद्र में जा गया। SLB-3 की इस निराशा के बाद किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ कहने और करने। इसके कुछ ही समय बाद SLB-3 के विषय असफलता के विषय में एक संवाददाता सम्मेलन होना था। इसके आयोजन में कलाम और प्रोफेसर सतीश धवन एक साथ बैठे थे। कलाम की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह कुछ बोले। वह काफ़ी निराश थे।
कलाम ने माइक पकड़ा और जैसे ही वो बोलने वाले थे, सतीश धवन ने उनके हाथ से माइक ले लिया। प्रोफेसर सतीश धवन ने बहुत ही बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए आयोजन को संभाला और उन्होंने अपनी बातों में ये वादा भी करा कि आज से 1 साल बाद हम अपने मिसाइल को पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित करने वाले देशों में अपना भी नाम शामिल करवाएंगे। उसके ठीक 1 वर्ष बाद 18 जुलाई 1980 में उपग्रह रोहिणी का निर्माण किया गया। उपग्रह रोहिणी काफ़ी सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित हो गया और भारत भी मिसाइलों को पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित करने में अपना नाम शामिल करवा लिया। यह भारत के लिए बहुत गर्व की बात थी। उपग्रह रोहिणी की सफलता पूरे देश में मशहूर हो। पूरे देश से लोग खुश थे कि वह भी विज्ञान में काफ़ी तरक्की कर रहे हैं। पूरे देश में फिर से एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें कलाम और प्रोफेसर सतीश धवन दोनों थे। कलाम, प्रोफेसर सतीश धवन दोनों साथ थे। कलाम ने माइक प्रोफेसर की तरफ बढ़ाया। प्रोफेसर ने वो माइक कलाम को लौटा दिया क्योंकि वह जानते थे कि कलाम इसमें अध्यक्ष थे तो वह इसके बारे में ज़्यादा बेहतर जानते हैं और वह इस प्रोजेक्ट को काफ़ी करीब से जानते हैं। कलाम ने बहुत खुशी के साथ इस बारे में संवाददाता सम्मेलन को पूरी तरह से कंप्लीट करा। कलाम बहुत खुश थे, जैसा कि हमारा पूरा देश था। पूरे देश के हर एक अखबार के पहले पन्ने पे उपग्रह रोहिणी की सफलता थी। कलाम ने ऐसे कई सफल प्रयास किए हैं, जैसे अग्नि की सफलता। कलाम 7 वर्ष चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र के रूप में काम करा। उन्हीं की अध्यक्षता में परमाणु परीक्षण किया गया पोखरण में। कलाम को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 10 जून 2000 को राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट करा। कलाम का सहयोग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ने करा। कलाम ने इसमें ही बहुत बड़ी जीत हासिल करी। उनकी प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को मात्र 1 लाख वोट मिले और कलाम को 9 लाख वोट मिले। ये बहुत बड़ी जीत थी जिसने पूरे देश को प्रभावित कर दिया और कलाम देश में लोगों के राष्ट्रपति के रूप में भी जाने जाते हैं। राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए कलाम के पास सिर्फ 1 घड़ी, 6 शर्ट, 4 ट्राउज़र, 3 सूट और 1 जोड़ी जूते और 2500 किताबें थीं। कलाम के राष्ट्रपति रहते भर में उनके पास मात्र ये प्रॉपर्टी के रूप में था। कलाम लोगों से बहुत जुड़े रहते थे। कलाम को लोगों ने काफ़ी समर्थन, काफ़ी मोहब्बत, काफ़ी प्रेम दिया है। कलाम बच्चों से काफ़ी प्रेम करते थे। वह अक्सर अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर में भी वह स्पीच देते हुए गुजरे हैं। कलाम ने अपने आखिरी वर्ड सर्जन पाल से कहे थे, फनी गाय, आर यू डूइंग वेल?